अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वो हमेशा की तरह फजर के वक्त बेदार होकर स्टडी के काउच पर उठ बैठा था। वो जिस्म में अजीब सी कराहत थी। शायद पूरा वक्त एक ही करवट पर सोया रहा था। इस वजह से अपनी उंगलियां चटहाकर वह उठ खड़ा हुआ था, अपने कमरे में चलाया। बेड पर एक वजूद दुनिया से गाफिल गहरी नींद में पड़ा हुआ था। ओरहान जानता था कि वह रोज़ फजर की नमाज के लिए उठती है। एक दफ़ा उसका दिल चाहा कि उसको जरमीना को उठा दे, पर शायद थकन के सबब बहुत सोती रही है आज। इस सोच को मद्देनजर रखते हुए उसने जरमीना को जगाने का इरादा तर्क कर दिया था और नज़र उसके सोए हुए वजूद पर डाली थी। सफ़ेद तकिए पर चारों सिमत रेशमी भूरे बाल बिखरे हुए थे। इन बालों में उसका चेहरा छुप सा गया था। वो देख ना पाया था, सिर्फ चमकता हुआ माथा नजर आया था जिस पर काली खूबसूरत भवें नुमाया थी। आगे बढ़कर उसे जमीना के चेहरे पर से बाल हटाने चाहे थे, पर उसकी नींद में हलल पड़ने का सोचकर वो अपना इरादा तर्क कर गया था। कुछ देर बाद ही सीने पर बाजू बांधे उसकी आंखों के जरिए दिल में उतारता रहा। फिर अचानक उसको याद आया कि रात में वो उसको मुंह दिखाई दे ही ना सका था। फौरन मुड़कर उसने ड्रेसिंग टेबल के तीसरी दराज हल्के से खोलकर महमल का वह छोटा सा गोल बॉक्स निकाला। उसकी तरफ वाली साइड टेबल पर वो डिब्बा रख दिया और इसी वक्त एक स्टिकी नोट पर कुछ तहरीर काटकर इस जगह जहाँ पर टेबल पर वो बॉक्स रखा था उसके बराबर लगा दिया। उसके बाद उसके सोए वजूद पर आरी भरपूर निकाह डालते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया था। कुछ देर बाद बाहर निकला तो वजू की हुई थी और हाथ में जाए नमाज थामे स्टडी की जानब बढ़ा और नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद उसने अपने अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद कर दिए थे। या अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा, तुझसे जितना शुक्र अदा करूं कम होगा। तूने मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी। मेरे मालिक, उससे ज्यादा किसी और चीज का मैं तलबगार नहीं हो सकता और कुछ उसके बाद किस मुंह से तुझसे मांगो। बस इतना ही कहूंगा कि मुझ में हौसला और हिम्मत दे दे ताकि मैं किसी किस्म की कोई जल्दबाजी ना करूं। मजीद कोई दुख मैं नहीं देना चाहता उसको। मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे और मुझ में सकत दे आगे तक उसका इंतजार करने के। आमीन। दुआ मांगकर उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और जाए नमाज तय करता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने वापस अपने कमरे में जाने की कोशिश ना की थी, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर वहां गया तो यकीनन उसका दिल उकसाएगा उसको जरमीना के पास जाने के लिए। इसी वजह से तय हुई जाए नमाज वो स्टडी टेबल पर रखकर शर्ट उतारकर वापस काउच पर लेट गया। कुछ देर आंखें खोले उसी के बारे में सोचता रहा और फिर मोबाइल उठाकर टाइम देखता हुआ आंखें मूंद गया था। जरमीना की आंख सुबह तकरीबन 9 बजे खुली। वो जागती सोती कैफियत में छत को घूरने लगी थी। कुछ देर बाद वह हड़बड़ाकर बेड पर उठ बैठी थी। उसने इर्द गिर्द खौफजदा नजर से अनजान कमरे को देखा और फिर अचानक जहन में जमाका हुआ कि कमरा उसका नहीं और रहान का है और रात उसकी रुखसती हो गई थी। शायद बहुत गहरी नींद सो गई थी, इसलिए अभी कुछ याद ना रहा। रात में पेश आने वाले तमाम वाक़यात उसकी आंखों के सामने घूम के हिफ्स उसका चेहरा सुर पड़ गया था। उसने गर्दन मोड़कर बेड पर देखा। हर एक तकिया बिल्कुल वैसे ही सेट था जैसे उसने रात सोने से पहले किया था। उसका मतलब और हान उसके नजदीक नहीं आया था। वह सुकून का सांस लेते हुए बेड से उठी और साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 9:30 हो रहे थे। साथ साथ ही तलवशा के मैसेजेस आए हुए थे। वो मुस्कुरा दिए थे। हाय, मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई। इतनी देर तक नॉन स्टॉप सोती रही मैं। और पलवशा बीबी, अभी तो तुम मुझे मिलो तो मैं और तड़पाऊंगी मैं कमीनी। ऐसे बेहुदा कपड़े पैक किए। उसने खुद पर हैरत काट के साथ साथ ही पलवशा के मतलब सोचा और मोबाइल वापस साइड टेबल पर रख दिया। इसी ही दौरान साइड टेबल पर लगे हुए स्टिक नोक और छोटे पर्पल बॉक्स पर उसकी नजर पड़ी। वो फौरन दोनों चीजों को थामते हुए उठी और ग्लास फल के पास आकर पर्दा थोड़ा सा खसकाया ताकि रोशनी अंदर आए और वो नोट पर लिखी हुई तहरीर पा सके। दिस इज ए गिफ्ट फॉर यू इन द मेमोरी ऑफ आवर फर्स्ट नाइट। आई वॉन्ट टू सी यू वेयरिंग इन इट इज मॉर्निंग। अदरवाइज यू नो वी अदरवाइज यू नो मी वेरी वेल स्वीटी। जरमीना ने वो तहरीर पढ़कर दांत पीसे और फौरन नोट मुट्ठी में बीज लिया। उसके बाद उसने वो महमल का बॉक्स खोला। सुबह की ताज़ी धूप की किरण बॉक्स पर पड़ी और वह अंदर सजी हुई अंगूठी को देखकर मसमरेज हो गई थी। वाओ, बेसाता उसके लबों से निकला। अंगूठी ताज की शक्ल की थी जिसके नीचे एक बड़ा सा हीरा जगमगा रहा था और उसके ऊपर एक और कदर छोटा हीरा। बाकी पूरी ताज पर हीरे जुड़े हुए थे। मानना पड़ेगा, पसंद बहुत अच्छी है उनकी। ये इतनी खूबसूरत ना होती तो मैं कभी भी ना पहनती। डरती थोड़ी हूँ मैं किसी से। उसे बाग से रिंग निकाली। उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में पहन ली और अपना दूधिया मरमल नेल पॉलिश से सजे नाखून वाले हाथ को उसने सीधा करके देखा। ये मेरे हाथ में और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। वह मुस्कुराती हुई हाथ देते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास वापस आई। रिंग का बॉक्स और मुड़ा हुआ नोट रख कर अपना हुलिया आईने में देखा। सामने से पूरा रौब खुल चुका था। कानों को हाथ लगाते हुए उसने वापस रौब का अस्कर बांधा और हल्के कदम उठाते हुए स्टडी के दरवाजे तक पहुंची थी। वहां ही खड़े खड़े उस जगह उसने कोच पर सोते हुए वजूद को देखा जिसकी चलती हुई सांसों के बाद उसको खुद तक आती हुई सुनाई दी थी। वह उल्टा कोच पर लेटा बेहबर सो रहा था। ऊंचा कोच होने के बस बस उसका
نیچے لٹتا ہوا بلیک رنگ والا ہاتھ دے سکی تھی۔ زرمینہ کا دل چاہا ابھی جا کر اس کی پرسکون نیند برباد کر دے اور اس کے لٹکے ہوئے ہاتھ کو جھنجھوڑ کرا دے، پر اس وقت ویسا کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ ابھی اس کو اسی روم میں تیار ہونا تھا۔ اگر وہ اٹھ جاتا تو اس پر ہی عذاب بنتا، پر دمان نے فوراً پلان بنایا اور واپس وہاں سے مڑی۔ لبو پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ پیر صحیح کر کے اس نے ڈریسنگ روم میں قدم رکھا، الماری کھول کر اب یہ سوچ میں تھی کہ کیا پہنے۔ ساری ڈریسز بہت زیادہ کام والے اور بھاری لگے اس کو۔ اسے صرف چند ایک ڈریس تھے جو کہ کلر لائٹ ہونے کے اس وقت تھوڑے نارمل لگ رہے تھے۔ اس نے لائٹ پرپل رنگ کا سلک کا ڈریس نکالا اور اس کو سینٹر ٹیبل پر رکھ کر نہانے کے لیے چل دی۔ نہا کر کپڑے چینج کیے اور ہیئر ڈرائر سے بال خشک کرنے کے بعد وہ باتھ روم اور ڈریسنگ روم سمیٹ کر اپنے سوٹ کے میں سے اسٹریٹنر نکال کر روم میں واپس آ گئی تھی۔ وہ اب تک سویا ہوا تھا۔ اس نے آرام سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب قدم بڑھائے اور تیار ہونے لگے۔ بال اسٹریٹ کرنے اور بہت ہلکے سے میک اپ کرنے کے بعد اس نے اپنا پرفیوم جو کہ خوش قسمتی سے البچہ نے اس کے سوٹ کیس میں ڈال دیا تھا وہ خود پر ڈھیر سارا اسپرے کیا۔ کانوں میں چھوٹے جھمکے ڈال کر وہ اپنا موبائل اٹھاتی ہوئی اسٹڈی کے جانب بڑھی۔ بڑے مزے سے وہ جو چٹکی نوچ کر اس کو جگانے آئی تھی اس کی چوڑی پشت شرٹ لیس پشت کو کوچ پر پوری پھیلی دے کر بخلاہٹ کا شکار ہوگی۔ کیا کروں، نوچوں یا چھوڑ دو؟ نہیں، نوچ لینا چاہیے، گہری نیند میں سو رہے ہیں، جب تک جاگیں گے میں بھاگ چکی ہوں گی۔ لیکن ایک منٹ چیک کر لیتی ہوں واقعی سو رہے ہیں یا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ڈرامے باز۔ اسے منہ بسورا اور کچھ آگے ہو کر اورحان کا چہرہ دیکھنا چاہا جو کہ تکیے میں چھپا ہوا تھا۔ سوائے اس کے کان اور ایک بند آنکھیں وہ کچھ نہ دیکھ سکی۔ یہ دیکھ کر وہ یہی اندازہ کر پائی تھی کہ اب بھی سو رہا ہے، پر اورحان تب بھی جا چکا تھا جب اس کی پرفیوم کی مہک اس کے 400 پھیلی تھی۔ پر بس اس کے سامنے سوتا بنا رہا، دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ زرمینہ اس کی نیند میں ہونے کی تصدیق کرنے کے بعد فوراً سے اپنے لمبے نوکیلے ناخن اس کی کمر کی طرف ہاتھ بڑھا گئی تھی، پر اس سے پہلے ہی اس کی کلائی اورحان کی مضبوط گرفت میں تھی۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبا کر مقابل اس کی ورزی پشت اور پھر اس کے مردانہ ہاتھ کو دیکھا جس کی رنگیں نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اورحان نے مننے تک کی زحمت نہ کی۔ میری جان، ایک ایماندار پولیس والے کی بیوی ہو تم، اور جس کی 2 آگے آنکھیں ہیں اور 2 پیچھے، تاکہ کوئی بھی مجرم ہاتھ سے نہ جاننے پائے۔ اس کی باری نیند کے ہمار سے بجھی ہوئی آواز اسٹڈی میں گونجی۔ زرمینہ کا ہاتھ ہونس اس کی گرفت میں تھا۔ میں مجرم نہیں ہوں، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اپنی بخلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہوئی تیز آواز میں بولی اور اورحان ہلکا سا ہنسا۔ مجرم نہیں ہو، پر آئی تو کسی واردات کی نیت سے ہی تھی نا؟ کیا کرنے آئی تھی؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ اچانک اس نے زرمینہ کی اپنی گرفت میں مقید ہاتھ کی انگلی میں وہ انگوٹھی محسوس کی جو رات سرحانی رکھ رہا تھا۔ اس کے فوراً وہ سیدھا ہوتا ہوا کوچ پر اٹھ بیٹھا۔ ہاتھ اب اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ زرمینہ بڑکلا کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ تم نے پہن لی یہ؟ وہ بے یقینی سے اس کی انگلی میں انگوٹھی دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ کو کچھ عجیب محسوس ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ کو کھینچنے کی کوشش میں لگی رہی، جبکہ دوسری طرف اورحان بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا اس کے خوبصورت ہاتھ دیکھے گیا تھا۔ اس کو اپنا دیا ہوا نیکلس یاد آیا جو کہ زرمینہ نے ایک بار بھی نہ پہنا۔ اتنی گہری دھمکی کے باوجود بھی اس کو ہرگز یہ امید نہ تھی کہ وہ یہ رنگ اتنی آرام سے پہن لے گی۔ ہاں پیاری تھی تب بھی پہن لی میں نے۔ اب ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے نیچے جانا ہے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اورحان نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس سے اسی دوران میں پہلی بار سر اٹھا کر محبت پاش نظر سے اس کو دیکھا تھا، اور زرمینہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی سنائی دی۔ اس کا اورحان کی محمود سرخ ڈوریوں والی آنکھوں میں مزید دیکھنا محال ہو گیا تھا۔ وہ فوراً پلکیں جھکا گئی تھی۔ فرار کی کوششیں اب دم توڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر اس کو یوں ہی دیکھنے کے بعد اورحان نے واپس اپنی نظریں اس کے ہاتھ پر مرکوز کر کے بے ساختہ ہاتھ کی پشت کو لبوں سے چھو لیا۔ محبت کی پہلی مہر زرمینہ کے وجود پر لگائی جا چکی تھی آج۔ اس کے ہونٹوں کے سرسراہٹ، داڑھی کے چبھتے ہوئے بال زرمینہ کے اوسان ہتا کر گئے۔ تھینک یو سو مچ مائی لائف۔ اورحان کی ہمار آلود آواز دونوں کے درمیان ٹھہری خاموشی کو چیرتے ہوئے زرمینہ کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دہرا گئے۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی ڈھیلی ہوتی گرفت سے نکال کے کرنٹ لگنے کے سے انداز سے پیچھے ہوئی تھی اور تقریباً دوڑتی ہوئی اسٹڈی سے باہر نکلی اور سیدھا کمرے کے دروازے کی طرف رخ تھا اس کا۔ وہ ایک پل اور مزید بھی کمرے میں رکتی تو شاید جان نکل جانی تھی اس کی۔ کمرے سے باہر آ کر وہ راہدار میں ستون کا سہارا لیے اپنا سانس بحال کرنے لگی جو بری طرح سے الجھ رہی تھی، جبکہ اسٹڈی میں بیٹھا ہوا اورحان خود ششدر آئے گا تھا اپنی حرکت پر۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی لبوں پر محسوس کوئی مسکراہٹ تھی اس کی۔ وہ کوچ سے اٹھتا ہوا فریش ہونے کے لیے چل دیا۔ زرمینہ نیچے آئی تو سبھی گھر والے اٹھ چکے تھے۔ وہ سب کو سلام کرتی ہوئی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ صوفیہ باپی بالکل برابر صفحے پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے۔ انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دیور جی نے کیا منہ دکھائی میں دیا آپ کو دیورانی جی؟ صوفیہ نے شرارتی انداز میں اس کو سوال کیا تھا، اور زرمینہ نے کچھ حیران ہو کے ان کی بات سنی اور پھر خود بھی سرگوشی نما آواز میں ان سے بولی، منہ دکھائی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معصومیت سے صوفیہ کا چہرہ تکنے لگی اور صوفیہ کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ارے معصوم، جو فرسٹ نائٹ کا گفٹ ہوتا ہے نا، وہ اس کی بات کر رہی ہوں، کیا دیا؟ اس کی بات سن کر زرمینہ کے چہرہ لال انگارہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والے منظر واپس اس کو یاد آ گیا۔ اپنی کیفیت پر
कंट्रोल करते हुए उसने अपने रिंग वाला हाथ उनके सामने किया था। सोफिया उसके खूबसूरत उंगली में वह अंगूठी सराती हुई नजर देखने लगे। वाह जी, मुझे तो पहले ही अंदाजा था हमारे देवर जी की पसंद लाजवाब है, अब तुम अपनी ही मिसाल ले लो, वो शरारत से बोली। और जमीना महज सर को मुस्कुरा कर आए गई थी। उनकी बात पर उसी दौरान सफर के साथ हाथी बाहर आया था। वो अपनी मामा के साथ अपनी प्यारी से चाची को बैठा हुआ देखा खुशी से तकरीबन भागता हुआ उस तक आया और उसके घुटनों पर अपने छोटे छोटे हाथ रख दिया। हेलो चाची जानी, अब तो आप भी बहुत ही क्यूट लग रही हैं, आप वैसे रोज ही क्यूट लगती हैं। वह मासूमियत से उसका चेहरा तकते हुए बोला था और जमीना ने मुस्कुराते हुए उसको गोद में बिठा लिया। और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? आप जो इतने क्यूट हैं, अपनी क्यूटनेस का राज तो बताएं। मैं क्यूट नहीं हूँ, हैंडसम हो। और हाँ चाचू की तरह चाची जानी, वह बुरा मनाते हुए बोला। और लॉन्च में बैठा हुआ हर फर्द उसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा था। सही है भाई, तुम्हारे और हाँ चाचू ही हैंडसम है, हम तो यहाँ चन्ने बेचते हैं ना। जफर ने बेटे की बात सुनकर मुस्लिम नाराजगी जाहिर की थी और जरमीना उनको देखते हुए मुस्कुराहट जब्त की थी। आप भी हैंडसम है बाबा, ऐसी बात नहीं, पर और हाँ चाचू थोड़े ज्यादा हैं, यू नो। वो अपनी मासूमियत से सागोई से बोल गया था और सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे थे, जबकि जफर भी बेटे की बात पर मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या बातें हो रही हैं, बहुत हंसा जा रहा है। खुशबू में बसा हुआ आसमानी नीले रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस निखरे निखरे से और हाँ ने लॉन्च में कदम रखा और हादी उसको देखते ही जमीना की गोद से उतर कर उससे चिपक गया था। और हाँ ने झुक कर उसको बाहों में भरा और सोफे पर जफर के बराबर बैठ गया था। एक सरसरी सी नजर सोफिया के साथ दुबके बैठी हुई जमीना में डाली, जिसकी पलके उसके आते ही लजने लगी थी। चाचू जानी, मैंने बाबा को बोला कि आप ज्यादा हैंडसम है, बाबा थोड़े कम, तो बाबा मुझसे नाराज हो गए। और हाँ ने हादी के दोनों गाल एक एक करके चूमे। तो सही तो नाराज हुए हैं मेरे लाला आपसे, मेरे लाला ज्यादा हैंडसम है, मैं कहाँ? हादी उसके मुंह से भी अपनी बात की नफी सुनता हुआ सख्त नाराज हुआ था। जी नहीं, आप ज्यादा हैं। चाची जानी, आप देखकर बताएं कौन ज्यादा हैंडसम है। वो हादी के सवाल पर बौखला गई और हाँ ने महसूस होते हुए नजर से बीबी को देखा था। जरमीना अपनी बौखलाहट को काबू में करते हुए चिल्लाकी से बोले, मुझे तो आप सबसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं हादी। हादी उसकी बात सुनता खुशी से उछलता हुआ वापस उसके पास आया और हाँ ने जमीना की हाजिर जवाबी पर दाद देती नजर से उसको देखा था। रियली चाची जानी? हाँ जी चैंपियन, बिल्कुल। जमीना उसके बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा था। चाची जानी, यू आर द बेस्ट। आप स्टार से मिलने? चाचा जानी आए, मैं आपको मिलवाता हूँ। चाचू आप ही चले ना। वो दोनों के हाथ थमता उनको खड़ा कर गया था और जमीना ने मोड़े को देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर उसको जाने को कहा था। वो और ओरहान हादी का हाथ थामे में लान के पिछले हिस्से में था जहाँ पर स्टार्ट बांधा हुआ था। वो घास पर आंखें मूंदे पड़ा हुआ था और जमीना ने उसको हैरत से देखा। ये वो वही डॉग था जो आज से 4 साल कबल जमीना ने ओरहान को कहा था लेने के लिए, जब वो दोनों बातें किया करते थे एक दूसरे से। उसको अपनी आंखों पर यकीन आया था कि ओरहान ने इतने अरसे तक स्टार को पाला। ये तो उसे हादी का छोड़कर स्टार के जन्म कदम बढ़ाए थे। हाँ वही है, अपनी औलाद की तरह पाला है मैंने उसको तुम्हारे बाद। लंदन भी गया था मेरे साथ रहने। ओरहान ने मुस्कुराकर उसको स्टार का देखा था, क्योंकि वो 2 दिन से अपनी मसरूफियत के बाद उसको वहां पर ना लेकर जा सका था। इस वजह से स्टार उसे 7 हफ्ता उसके आने का बगैर नोटिस लिए वैसे ही पड़ा रहा था। ये नाराज है आपसे। जमीना ने उसके नजदीक बैठकर उसकी पीठ पर हाथ फेरता स्टार वैसे ही पड़े पड़े अपनी दुम हिलाने लगा। और हान हादी के साथ उसके बराबर में बैठ गया था। हाँ बिजी था तो बाहर नहीं लेकर जा सका इसको, तब भी नाराज है। और हान ने उसके सर पर हाथ फेरा, वो घूम कर उसकी तरफ से मुंह मोड़ गया था। ओ चाचू, ये बहुत ज्यादा नाराज है आपसे। और रान ने मुस्कुराकर देखा और खड़ा हुआ। अच्छा, वहां पर कौन जाना चाहता है? उसकी आवाज सुनते हुए स्टार फौरन खुशी से खड़ा होते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। हा हा हा, देखा? और रहा ने क्या क्या लगाते हुए हादी को देखा था और जमीना ने घास पर बैठे हुए सर उठाकर हंसते हुए ओरहान को देखा, जिसके चेहरे पर धूप पड़ रही थी और वो हंसता हुआ उसको नहायत ही प्यारा लगा। वो फौरन अपनी नजरें फेरकर खड़ी हो गई थी। चल रही हो तुम? और ने स्टार्ट की लेश थामे हुए हादी को गोद में उठाकर जमीना से पूछा। कहाँ? वाक पर? नहीं लेकर गया तो मजीद बुरा मान जाएगा ये। वो स्टार को देखकर बोला और जमीना सर सवार में हिलाते हुए उसके हम कदम हुई। उन्होंने मेन गेट से बाहर कदम निकाला ही था कि बढ़ान, जोहरा बेगम और पलवशा कार में इधर ही पहुंचे थे। अरे भाई! वह फौरन वापस घर में मुड़ी और हान ने भी मुस्कुराकर वापस कार पोर्च में कदम रखा, जहाँ पर जरमीना बढ़ान और जोहरा के गले लगी उनसे मिल रही थी। रात की सारी नाराजगी हवा हो गई। अरे मेरी दोस्त! वो उदास करी पलवशा को देखकर उसके जानना बेसाता बढ़ी, लेकिन फिर अचानक उसको याद आया कल वाली बात। वो सिर्फ उससे हाथ मिलाकर सर पर हो गई और पलवशा ने आंसू जब्त करते हुए उसको देखा। और रान सबसे मिलकर 10 मिनट बाद अंदर आने का कहकर स्टार और हादी के साथ बाहर आ गया था। वो सब अंदर आ गए थे और जमीना की फैमिली का लाया हुआ नाश्ता मुलाजम से कहकर टेबल पर सेट करवाया था। फिर ओरहान और हादी के आ जाने के बाद इन सब ने नाश्ता किया। उसके बाद डाइनिंग रूम में बैठे हुए वो लोग चाय पीने लगे थे। भाभी बेगम, हम जमीना को भी साथ लेकर जाना चाह रही हैं, अगर आपकी इजाजत हो। अरे भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? भला आपकी बेटी है, जरूर लेकर जाएं।
मोरे ने मुस्कुराकर उनको जवाब दिया था और ज़मीना इन सब से इजाज़त लेती हुई ऊपर रूम में चली आई, मोबाइल और बैग साथ लेने के लिए, और पलवाशा भी उसके पीछे पीछे चली आई थी। मीने यार प्लीज़ अब बस कर दो ना, मैं प्रॉमिस कर रही कि मुझे खुद कुछ नहीं पता था। आंटी ने मुझे कहा कि एक सूटकेस तैयार कर दो जिसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं तुम्हारी। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी बताया नहीं। ज़मीना ने मुड़कर उसको देखा और वापस नजरें फेरती हुई अपने बाल कंघी करने लगे। ज़मीना सुन लो अब प्लीज़ भाई। पलवशा उसके पास आकर उसका बाजू झंझोड़ते हुए बोली और ज़मीना ने उसको झड़क कर खुद से दूर कर दिया। तुम सूटकेस वाली बात भी तो मुझे बता सकती थी ना। अरे मेरी माँ, आंटी ने मुझे मना किया था कि तुम्हें कुछ न बताऊं, अब माफ कर दो ना प्लीज। वो मस्कीन शक्ल बनाकर उसको देखने लगी और ज़मीना ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर फेंक कर उसको गले से लगाया। पता है मैं तुम्हारी वजह से कल कितना रोई हूँ, ऐसे इग्नोर किया कल तुमने मुझे कि मेरा तो दिल ही टूट गया। पलवशा उसके कंधे पर सर रख के बोली और ज़मीना ने मुस्कुराते हुए उसके बाजू पर चूंटी नोची। ये क्या कमीने। पलवशा उसे दूर होते हुए चिल्ला उठी, पागल इंसान, कल किसी किस्म के कपड़े पैक कर दिए तुमने, ऐसे बेहुदा नाइट ड्रेस दूसरे वाला नहीं कर सकती थी। उसे पलवशा को बेड पर दिखा दे जो कि आंखों में शरारत लिए उसी को देख रहे थे। ये तुमने रॉब के साथ पहना या फिर वो रॉब के बगैर। ज़मीना उसका बेशर्माना सवाल सुनकर तकिया उठाए उसको मारने लगी थी। बेशरम बेहया, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करते हुए। ज़मीना मस्सा से उसको तकिया मारती जबकि पलवशा बेड पर पड़ी दरी होकर हंसते जा रही थी। इसी दौरान ओरहान कमरे का दरवाजा हल्का सा खटखटाकर अंदर दाल हुआ था। वो दोनों अपनी लड़ाई में उसके आने का अंदाजा कर ही नहीं पाई थी। शुक्र करो रैप पैक कर दिया, वरना मेरा मूड था सिर्फ 90 रखो और वो ब्लैक ड्रेस भी ना रखो। पलवशा उसके तकिए के वार से बचते हुए बोली, मैं भी नहीं छोड़ने वाली तुम्हें आज। पलवशा मनहूस वो तकिया उसके मुंह पर रखकर उसको गुदगुदी करना शुरू हो गई थी। इसी दौरान मुस्कुराहट सब किए हुए खड़े होंठों पर मुट्ठी रखे हुए ओरहान पर उसकी नजर पड़ी थी। वो फौरन पलवशा को छोड़कर बेड से उतरकर सीधी खड़ी थी। क्या हुआ, बस इतना सा। पलवशा उसके ऊपर से यूं हट जाने पर तकिया उसकी सिमर फेंक कर सीधी हो बैठी। उसकी नजर भी ओरहान पर पड़ थी। देखा अपने ओरहान भाई, ये कितनी जालिम है, कैसे मेरी सांस घूट रही थी। मैं अगर मर जाती ना तो आप उसके नाम की FIR काट दीजिएगा, ठीक है। मगर मैं मरी तो नहीं। चले कोई नहीं, आप दोनों बात करें, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम आ जाना जल्दी, ओके बाय। पलवशा टिट्टू की तरह बोलते हुए ज़मीना को आंख मारकर कमरे से बाहर निकल आई थी और ज़मीना उसके पीछे पीछे ही भागी थी कि ओरहान ने उसका बाजू पकड़कर वापस उसको अपने सामने खड़ा किया। सिर्फ एक ब्लैक ड्रेस सूटकेस में रख देने पर इतना जुल्म। और रान के चेहरे को नजरों के हंसा में लेता हुआ बोला, आपको उससे क्या, मेरी दोस्त है, मैं जो मर्जी करूं। वो बदलियासी से बोलती हुई उसके बराबर से निकली और रान ने मुड़कर से सवाल किया, रात में कितने बजे लेने आऊं आपको बेगम। ज़मीना उसकी आवाज़ सुनकर रुकी। लेने ही नहीं आइएगा, कितने बजे लेने आऊं। वो मुंह बनाकर उसकी नकल उतारते हुए कमरे से बाहर निकली और रान मुस्कुराता हुआ बेड पर पड़ा हुआ उसका बैग उठाकर उसके पीछे चल दिया था। हाँ भाई, क्या बना तुम्हारा, चेहरा देखकर तो लग रहा है कि भाभी मान गई। ज़मीना के अपने घर चले जाने के बाद ओरहान इब्तिसाम के साथ अपनी CU वाले हट में बैठा होता। मानी तो नहीं है लेकिन मान जाएगी कुछ दिनों में। तो अब मेरा छोड़, अपना बता क्या सीन है। अब मैं भी मस्कीन ही हूँ। ओरहान सिगरेट का कश लेता हुआ उसका तमसा उड़ाने के अंदाज में बोला और इब्तिसाम ने मुंह बनाया। हाँ भाई, कुछ समझ में नहीं आता, बता दिया है उसको कि पसंद करता हूँ उसे, लेकिन वो है कि भाभी से ऐसे डर रही है जैसे भाभी खा जाएंगे उसको। अजीब मुसीबत है। और ने क्या लगाया और उसका काना थपका। फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगा जर से। पलवशा खुश आता परेशान है, इसने ट्राई ही नहीं किया, मुझे यकीन है जर गुस्सा होने के बजाय खुश रहेगी। भाई ऐसा करना कि मेरी बात रख कर ही बताना, ऐसे कि भाभी को लगे कि तुम उनको मेरे बारे में बता रहे हो। पलवशा को कहीं से भी अटैच ना करना बात के। और ने सिगरेट पैक के नीचे मसलते हुए सही अंदाज से मुस्कुराकर उसको देखा। हाँ इब्तिसाम, मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है किससे क्या बात करनी है छोड़ो। ये बताओ आशा की रुश्ते की तैयारी होगी, बस एक हफ्ता है अब। हाँ यार, हो तो गई है, पर अजीब दिल बोझा सा हो जाता है उसको खुद से दूर करने का सोचकर। इब्तिसाम ने उदासी से अपना सर झुका लिया था और हान उसकी कैफियत समझ सकता था। आशा उसको भी बहनों की तरह अजीज थी। कुछ नहीं होता यार, बहनें तो होती ही अमानत है, तुम फिक्र ना करो, फरहान हमेशा ख्याल रखेगा उसका, मोहब्बत करता है वो उसे। और हान उसको तसल्ली दी और इब्तिसाम होले से मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, चल अब कुछ खाने पीने चलते हैं, भूख लग रही है। पर मुझे नहीं लग रही, बैठा रहा यहाँ पर, अभी नाश्ता करके आया हूँ, शामी अपने ससुराल जाऊंगा, वहीं खाऊंगा अब। और हान कुर्सी पर फैलकर बैठ गया था और इब्तिसाम ने उसको चिढ़कर देखा। सही है बेटा, तुम करो ये सिंगल लोगों की बदवाएं लो ऐसी बातें करके। इब्तिसाम उसको दहिया देता हुआ उठ खड़ा हुआ था और हान उसको जा जा का इशारे से हाथ के इशारे से करते हुए नाक पर से मक्खी उड़ा गया।
यार इतने तो अच्छे हैं उरहान भाई, तुम्हें आखिर मसला क्या है उनसे? मुझे तो ये समझ नहीं आता। ज़मीना जब से घर आई थी दोपहर का खाना सबके साथ खाने के बाद अब वो दोनों कमरे में बैठे हुए थे और पलबशा का उरहान नामा बंद होने में नहीं आया था। तब से उसके दिमाग में दर्द होने लगा था एक जैसी बातें बार बार सुनकर। कुछ बोलो ना मुँह से कि क्या मसला है? अब भी ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे कोई सुलह नहीं हुई तुम दोनों के दरमियान। पलबशा की बात सुनकर ज़मीना ने तल्ही से मुस्कुराकर उसको देखा। अलबत्ता अब भी कुछ ना बोली थी। यार मीने, तुम आंधी तो नहीं हो? तुम्हें उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती क्या? बोलो कुछ अब। पलबश ने उसके कानों से पकड़कर झंझोड़ा और ज़मीना के हाथ खुद से दूर जगह हंसियाई कैफे में बैठ से उतरकर खड़ी होगी। कोई मोहब्बत नहीं है, मकर है सिर्फ मकर। अदाकारी करने की उनको इतनी आदत हो गई है और इतनी खूब अदाकारी करते हैं वो कि हर कोई मुतासर हो जाता है उनसे बहुत ही आसानी से, मगर मैं उनके असल चेहरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। पलवशी ने चौंक उसको देखा जिसका लहजा बे इंतहा तलह था इस वक्त। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे अच्छे नेक और मोहब्बत करने वाले उरहान भाई जो है ना, उन्होंने मुझे अगवा किया था। तो तुम जानती हो कि मैंने शादी से हाँ क्यों की? क्योंकि उन्हें मुझे मेरी इज्जत की धमकी दी थी। कहा था कि अगर अगर मैं उनसे शादी नहीं करती हूँ तो वो बगैर नकाह के मेरे साथ। उसके बाद उसे वो सब याद करके मजीद कुछ बोला ना गया था। वो वहां पर बैठती चली गई थी और पलवश ने गैर यकीनी कैफियत में फटी फटी आंखों से उसको देखा था और उसके पास जमीन पर आकर बैठ गई। वो वो इतनी गिर गया तुमसे शादी करने के लिए कि उन्होंने। पलवशन ने सदमे की हालत में कहा था और जमीना ने अपनी आंसू से बड़ी हुई आंखें उठाकर उसको देखा और जहमी सा मुस्कुरा दिया। हाँ पलवशा, ये मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अना की तस्कीन है। तुम उसको मोहब्बत समझती हो? मोहब्बत तो मैंने की थी, उन्होंने तो सिर्फ वक्त गुजारा और अना को तस्कीन पहुंचाई अपनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मीने तुम छोड़ो इनको। ऐसे गिरे हुए शख्स के साथ तुम्हें रहने की जरूरत ही क्या है? यार मेरे खुदाया, मैं समझती रही कि तुम दोनों के दरमियान सब ठीक हो गया है, जो कि पहले बात थी वो भी क्लियर हो गई हो, मगर असल वजह ये थी तुम्हारी उनसे शादी पर हाँ करने की। मैं मैं ये कैसे इस तरह से छोड़ दूं पलवचा? जब तक मैं उनकी ज़िंदगी तंग ना करूंगी उस पर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और कोई पुरानी बात इस शख्स ने क्लियर ही नहीं की, वो तो मानता तक नहीं है कि, और जो मानता नहीं हो वो भला क्लियर क्यों करेगा? पलवचा, मैं मजीद हिम्मत नहीं थी उसको और कुछ कहने की। वो चुपचाप उसको गले लगा गई।